तो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023। आज है भूगोल की टेस्ट सीरीज जिसमें है टेस्ट नंबर 7। तो चलिए देखते हैं। बात करें, ये है टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 इसलिए क्योंकि टेस्ट नंबर फर्स्ट में हमने 5 टेस्ट में यानी 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके उसकी पीडीएफ इंग्लिश विथ हिंदी बाइलिंगुअल हमने जो है अलग अलग है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। इस तरह ये टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें, इसके अलावा मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है पॉलिटी की। हम इसमें जो है 8 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी की जो है 6 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। तो इस तरह देखेंगे। इसके अलावा स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं, यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज चालू हो गई है और ज्योग्राफी की चल ही रही है, एंशिएंट हिस्ट्री की चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है। तो कुल मिलाकर हमने जो आपसे वादा किया था वो टेस्ट सीरीज समय के साथ पूरी हो जाएगी। तो ये है टेस्ट नंबर 2, यानी टेस्ट नंबर 2 का पार्ट 2 है जिसमें हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, यानी सी फ्लोर और उसके अलावा इसके डिवीजन कैसे हैं, ओशियन के, समुद्र की पानी यानी समुद्र के पानी का गति कैसे है, यानी मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, उसके टेम्परेचर, सैलिनिटी, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, सोलर इंक्लाइनेशन या आप देखेंगे सोलर सर्कुलेशन, वाटर, एटमॉस्फेयर। कुल मिलाकर जो है हम इन टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये पार्ट 2 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से 40 कवर करेंगे और आपको इसकी जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर डायरेक्ट लिंक दी गई है और इसके कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो भी आप जो है आपको वहां से जो है लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, उसका सबसे सिंपल तरीका है जो भी वीडियो अपलोड है उसके आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लिक करिए और जो है आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप सर्च करके स्टडी एंड ईडीयू आइए सर्च करके आप जो है ले सकते हैं। तीसरा तरीका है, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जैसा हम आपको बता दें कि ये जो टेस्ट सीरीज है 5000 से 6000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है जो पीएससी प्रीलिम्स को शामिल करते हुए हमने चालू की थी और सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने लगभग 600 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि मकसद वही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। कहीं ना कहीं इस टेस्ट सीरीज का फायदा यह भी है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ज्योग्राफी जैसे टेस्ट सीरीज और इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो भी टेस्ट सीरीज चले उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पे बाकायदा इमेज का सहारा लिया है ताकि आपको 3D इमेज के साथ वो आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 की शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है बादलों के बारे में। ठीक है, बादल कैसे बनते हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनके विवरण दिए गए हैं। यानी वर्षा स्तरीय मेघ यानी निम्बो स्टेटस, दूसरा कपासी मध्य मेघ यानी अल्टो कुमुलुस। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन 3 है कपासी वर्षा, क्यूमुलोनिम्बस। इसके अलावा ऑप्शन 4 है पश्चात स्तरीय मेघ। ठीक है, तो इस प्रकार इसके दिए गए हैं, इसको मिलान किया गया है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें दोस्तों, इसका जो इंग्लिश वाला है ट्रांसलेशन वो इसमें दिया गया, क्योंकि एक स्लाइड में आ नहीं रहा था तो इंग्लिश जिसको देखना हो अब वो यहां से देख सकता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें, वर्षा स्तरीय मेघ की बात करें यानी निम्बो स्टेटस की बात करें तो ये सुमेलित है। अभी हम आपको इमेज भी इसका दिखाएंगे। चलिए पहले इमेज ही दिखा देते हैं। यानी ऑप्शन 1 कौन वर्षा स्तरीय बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप है क्लाउड्स के जो ट्रोपोस्फेयर में जो है के नीचे पाए जाते हैं और ये कुछ उसके जो है विशेषता है जिसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा बात करें क्लाउड्स कहां कहां पाए जाते हैं, यानी ये ओशन यानी पृथ्वी है, ट्रोपोस्फेयर पे नीचे जो है आपको क्लाउड मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर में आपको ओजोन लेयर मिल जाएगा, मेसोस्फीयर, और उसके अलावा जो है आप देखेंगे जो थर्मोस्फीयर है यहां पर सैटेलाइट वगैरह चलती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह जो है ये कुछ फिगर है।
अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑप्शन एक सही है, क्योंकि वो जो वर्षा स्त्री मेघ होते हैं वो कम ऊंचाई वाले बादलों में होते हैं, जो लगभग 7000 जो है फीट की ऊंचाई पर होते हैं। यह गहन धुंधले और अस्पष्ट वाले बादल होते हैं, जिन्हें वर्षा वाले बादल भी कहा जाता है। यानी जो वर्षा स्त्री बादल है, वर्षा वाले बादल भी कहा जाता है। यानी गहन धुंधले बादल स्पष्ट होते हैं, लगातार वर्षा और बर्फ वाला होता है। इस प्रकार इसकी विशेषता भी ध्यान रखनी है, कई एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है। इसमें ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो कपासी मध्य मेघ भी सही सुमेलित है। ये रेशेदार उबड़ खाबड़ सतह वाला बादल जो साफ मौसम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, यानी 7,000 से 20,000 फीट तक। ठीक है, समान रूप से यह साफ मौसम को प्रदर्शित करता है। तो इसकी विशेषता हो गई, यानी ऑप्शन एक वाले में क्या हो, वर्षा वाले बादल कहा जाता है, और इस वाले कपासी मध्य मेघ में सामान्यतः क्या होता है, इसको क्या कहता है, मौसम साफ रूप में प्रदर्शित होता है। ऑप्शन तीन की बात करें, यानी एक और दो सुमेलित। ऑप्शन तीन की बात करें, कपासी वाली बात करें तो कपासी भी सुमेलित है, यानी क्यूमुलोनिम्बस भी सुमेलित है। कपासी वर्षा जो होती है ये काफी ऊंचाई वाले बादल होते हैं, जिनकी कोई निश्चित ऊंचाई नहीं होती है। ये 2000 फीट के आधार से लेकर 30,000 फीट से भी अधिक हो सकते हैं। इसका काला और सफेद रंग बेहतर आकृति प्रदर्शित करता है। फूल गोभी के आकार का, कभी कभी पूछ लेता है, आकार भी पूछ लेता है, तो फूल गोभी के आकार का जो है ये दिखाई देता है। ठीक है, कभी कभी। इसके अलावा इसे गरज वाले बादल भी कहे जाते हैं, यानी इसकी विशेषता क्या है, इसे गरज वाले बादल भी कहते हैं। ठीक है, जिनमें कड़क और बिजली चमक के साथ संवहनी वर्षा होती है। यानी जो कपासी वर्षा होती है इसमें संवहनी वर्षा की संभावना रहती है, कड़क और बिजली के साथ। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन तीन भी सुमेलित है, ऑप्शन चार सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सुमेलित है, इसकी बात करें, जो पश्चात स्त्री मेघ होते हैं, बादल होते हैं, सतह से 20,000 से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई तक होते हैं। इन बादलों में एक पतली सफेद चादर होती है जो दुधिया रंग की दिखती है। जब इस पर सूर्य की और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो चमक उत्पन्न होती है। स्ट्रेटस बादल जो होते हैं निम्न ऊंचाई वाले बादल होते हैं। ठीक है, यह कोहरे की परत के रूप में दिखाई देते हैं, वायुयानों की दृश्यता को कम कर देते हैं, जिसके कारण खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन जो है चार जो है सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा क्या सही में नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी, यानी केवल चार जो है सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इंग्लिश में बता ही दिए थे, आपको ये बता दिए थे अर्थ एटमॉस्फेयर क्या क्या होता है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ जो है बादल बता दिए थे, इसके पहले वाले वीडियो बताए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है जुलाई के महीने में पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। ऑप्शन दो, सूर्यताप की प्राप्त मात्रा अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करती है। इसमें कौन सा उत्तर सही है, तो बात करेंगे जो इसमें ऑप्शन एक दिया गया है ये गलत है, क्योंकि सूर्यताप यानी इंसुलेशन की प्राप्त मात्रा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के साथ बदलती है। जब अपसौर होता है, यानी 4 जुलाई के दिन क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जबकि वही अपसौर जब होता है, ठीक है, एक होता है उपसौर। ये 4 जुलाई स्थित क्या है, अपसौर। ठीक है, यानी ये क्या होती है, पृथ्वी से जो होता है सूर्य की दूरी ज्यादा होती है, यानी एक होता है उपसौर। उपसौर का मतलब क्या होता है, पास होती है आम दिनों की अपेक्षा। ये कंडीशन होती है 3 जनवरी को। ठीक है, इस 3 जनवरी क्या होता है, यह सूर्य से सबसे करीब होती है, अतः 3 जनवरी को अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां जुलाई नहीं, अगर जनवरी होता 3 जनवरी को अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है। दो की बात करें तो दो सही है, क्योंकि जो इंक्लाइन है पृथ्वी अपनी कक्ष के तल से 66.5 डिग्री 66.12 डिग्री पृथ्वी के अच्छी झुकाव के कारण सूर्यताप अलग अलग अक्षांशों पर भिन्न भिन्न होता है। सूर्यताप जो होता है यानी इंसुलेशन जो प्राप्त सूर्य की मात्रा हीट है वो उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों पर अधिक होती है। इस प्रकार ऑप्शन दो सही है,
यानी ऑप्शन बी। ये है इंक्लेशन की बात की, जो 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी होती है। यानी देखिए ये सन हो गया बीच में, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, एक ऑर्बिट में। तो देखेंगे ये 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। तो ठीक है, तो जो अक्षांश इसके सामने आएगा उस पर प्रकाश ज्यादा पड़ेगा। यानी इसमें देखेंगे ये जो 22 मार्च की स्थित है, 21 से 22 मार्च की स्थित और सितंबर की स्थित, इस पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश मध्य अक्षांश पर यानी भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ता है। ठीक है, तो इसे इक्विनॉक्स या विषुव की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, इनकमिंग जो इनकमिंग सोलर एनर्जी होता है वो इक्वल होता है बोथ हेमिस्फीयर पर। ठीक है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर पर एनर्जी बराबर मिलती है। ठीक है, ऐसे इसमें भी अगर वहीं आएंगे, जब सितंबर से आगे बढ़ेंगे दिसंबर की तरफ, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होता है, जो सूर्य की एनर्जी होती है मकर रेखा पर सीधे पड़ती है। ठीक है, इसके अपेक्षा क्या होता है, इधर जो है तिरछा पड़ता है या सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं। ठीक है, इस समय क्या होता है, जब सन मकर रेखा पर सीधा पड़ता है तो क्या होता है, उत्तर यानी जहां पर अभी चल रहा है वो जो है ठंडी होती है। ठीक है, फिर वही क्या करता है, फिर इक्विनॉक्स से स्थिति आ जाती है। फिर इक्विनॉक्स से 22 मार्च के दौरान क्या होता है, जब जून का महीना आता है, 21 से 22 जून का महीना आता है, तो सूर्य की प्रकाश जो है कर्क रेखा पर पड़ता है। इस प्रकार जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, साउथ हेमिस्फीयर में ठंडी होगी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दिसंबर में नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी होगी और साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। यानी सूर्य का प्रकाश जहां सीधे पड़ेगा उसके हिसाब से ये होते हैं और इसी के हिसाब से मौसम भी तय होते हैं। ठीक है, अब एक फिगर और देख लीजिए, जो हमने बताया पेरीहिलियन और एपीहिलियन की बात की, 4 जुलाई की बात की, इसे एपीहिलियन कहा जाता है यानी अपसौर कहा जाता है। ये तब होता है जब पृथ्वी जो होते हैं सूर्य से सबसे दूर होती है। ठीक है, इस टाइम कुछ टाइम के लिए ये 4 जुलाई को ही जो है ये अपसौर की स्थिति होती है। इसके अलावा 3 जनवरी की स्थिति होती है, जब ऐसा होता है कि सूर्य के प्रकाश जो है पृथ्वी पर सबसे नजदीक कुछ टाइम के लिए होता है। इसे क्या कहते हैं, एक पेरीहिलियन कहते हैं या फिर जो है अपसौर कहते हैं, सॉरी उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो है उपसौर, इसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, बाकी ये फीचर्स इसमें दिए गए हैं, आप जो है देख लीजिएगा। अब जो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया था कि अपनी कक्षा के तल से झुकाव की बात की गई थी, तो जो अक्षांश का प्रभाव था वो तो पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे जब सन का जो सूर्य होता है, सूर्य जो है क्या पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है। तो सूर्य जब यहां पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, इसका प्रकाश जो है इतने एरिया में पहुंच रहा है। सूर्य की जैसे जैसे आपतन कोण की जो है मान बढ़ता जाएगा तो इसका जो है एरिया जो है सूर्य का प्रकाश का वो ज्यादा हो जाएगा, यानी गिरने का। तो इस प्रकार देखेंगे, यानी भूमध्य रेखा पर देखेंगे तो एक प्रकार से इसका जो सूर्य का प्रकाश मिलता है वो कम एरिया मिलता है। वहीं जैसे तिरछी सूर्य की किरण की तिरछापन बढ़ता है तो एरिया जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन ये होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें निम्न पर विचार कीजिए, दिन की अवधि, पृथ्वी का घूर्णन, वायुमंडलीय पारदर्शिता, भूविन्यास यानी लैंड कॉन्फ़िगरेशन कैसा है लैंड उसको, और इसके अलावा गुरुत्वीय खिंचाव यानी ग्रेविटेशनल पुल, और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और टाइडल वेव। निम्न उपरोक्त में से कौन सा कारक सूर्य तप यानी इंसुलेशन को प्रभावित करता है। तो अभी हमने बताया और ऊपर व्याख्या कर ही दी, लैंडस्केप भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी यानी सभी शामिल है, 7 को छोड़कर। जोरी लहर का कोई संबंध इंसोलेशन से नहीं है, यानी सूर्य तप का तीव्रता से नहीं है। ठीक है, बाकी और सबका है। इसके अलावा इसमें 5 भी नहीं है, यानी गुरुत्वीय खिंचाव। ठीक है, आई एम सॉरी, इसमें 5 भी नहीं है 7 भी नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है गुरुत्वीय खिंचाव और टाइडल वेव क्यों नहीं है, अगर बात करें तो गुरुत्वीय खिंचाव और जोरी तरंग जैसे कारक सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित नहीं के रूप में साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं मिलता। इस प्रकार जो है 5 और 7 शामिल नहीं होंगे, बाकी जो है सारे ऑप्शन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, सूर्य की किरणों द्वारा जितना अधिक क्षेत्र आच्छादित होगा प्रति इकाई क्षेत्र में उतनी गर्मी अधिक होगी। ऑप्शन 2, तिरछी किरणों का प्रकीर्णन और विसरण सीधी किरणों की तुलना में अधिक होता है, जो मैंने आगे बताया।
फिगर के साथ। ऑप्शन 3 की बात करें, उच्च अक्षांशों में पृथ्वी की सतह के साथ बड़े कोण बनाते हैं। गलत उत्तर चयन करना है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी जो है इसमें उत्तर गलत होगा, यानी 1 और 3 जो है गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है? क्योंकि सीधी पड़ने वाली किरणों द्वारा जो आच्छादित कुल क्षेत्रफल तिरछी पड़ने वाली किरणों की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार देखेंगे, अभी मैंने बताया कि जो है जैसे सपोज ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, ये सन है, तो जहां पर सीधा पड़ रहा है तो वो कम एरिया में है। जैसे जैसे सूर्य के किरणों का तिरछापन होगा वो एरिया ज्यादा कवर करेगी। ठीक है, तो ये सूर्य की किरणों जितना अधिक क्षेत्र आच्छादित होगा प्रति इकाई क्षेत्र में उतनी अधिक गर्मी होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, जितना अधिक क्षेत्र आच्छादित ढका हुआ है उतना क्या है, वो गर्मी कम है, तिरछापन है। ठीक है, और जहां जितना कम आच्छादित वहां गर्मी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें, पृथ्वी की सतह के साथ किरणों द्वारा बनाए जाने वाले कोण अक्षांशों बढ़ने के साथ क्या होता है, कम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार 1 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यह है जो मैंने समझाया, इंक्लिनेशन की बात की, आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कम बादल वाले क्षेत्रों में सूर्य तप अधिकतम होता है। ऑप्शन 2, सौर विकिरण के लिए वातावरण में पारदर्शिता के कारण आकाश का रंग होता है। ठीक है, आकाश के रंग की बात कर रहा है। तो आपने ये क्वेश्चन कई बार देखा होगा, कई एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। अगर इसकी बात करें ऑप्शन 1 की, तो सूर्य के कुछ विकिरण के अवशोषण के लिए बादल जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर सन से जो है 100 यूनिट जो है, आपने हीट बजट पढ़ा होगा, सन से क्या 100 यूनिट इंसुलेशन निकल रहा है। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में निकल रही है। तो कुछ अवशोषण जो है बादलों द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी पृथ्वी पर बात है, धीरे धीरे कुछ अवशोषण की मात्रा जो है अलग अलग होती है। तो आपने हीट बजट पढ़ा होगा, तो हीट बजट आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी कम बादल वाले क्षेत्रों का सूर्यताप अधिकतम होता है। यानी कुछ विकिरणों को अवशोषण के लिए बादल जिम्मेदार होते हैं, अतः बादलों को उपस्थित जो होते हैं कारण सूर्यताप को कम हो जाता है। यानी जितना अधिक बादल उतना इंसुलेशन यानी सूर्यताप कम मिलेगा। ठीक है, पृथ्वी पर। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या रेगिस्तान की क्षेत्र की बात करें, आपने एक बात ध्यान दिया होगा, रेगिस्तान में, रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको बादल जो है नहीं मिलेगा, आपको हमेशा आसमान साफ मिलेगा। ठीक है, आसमान साफ मिलेगा, वहां पे बादल नहीं मिलेंगे। और वहां पे आपको रात में दिन में दोनों जगह आपको एकदम धूप मिलेगी, आप बादल मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि वहां पे ऐसी कोई है ही नहीं कि बादल बनने के लिए भी तो जल चाहिए, तो जल है ही नहीं, जल है ही नहीं, कन्वेक्शन करंट उठेगा नहीं, कन्वेक्शन करंट उठेगा नहीं, तो वहां पे देखेंगे वो बादल का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होगा नहीं, तो उसके बादल बनेंगे नहीं। तो इस प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करें तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में सूर्यताप अधिकतम होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों के आसपास बहुत कम ही बादल बनते हैं। बादल बनने के लिए तो पानी चाहिए ही ना। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। यानी क्षोभ मंडल के में छोटे निलंबित कणों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, सुबह भोर या संध्या के दौरान आकाश तथा सूर्य का रंग दृष्टिगोचर होता है। यानी जो सुबह होता है और शाम होती है उस टाइम क्या होता है, जो उसमें जो है जो निलंबित कण उपस्थित रहते हैं, यानी जो कण मौजूद रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनके कारण जो है सुबह और शाम को जो है आकाश का रंग जो होता है, आकाश तथा सूर्य का रंग जो है आपको दिखाई देगा। ये कण सूर्य की विकिरण के प्रकीर्णन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी इनके फैलाव करे, इसके कारण आकाश का रंग पता चलता है। ठीक है, यानी सौर विकिरण के लिए वातावरण की पारदर्शिता कारण आकाश का रंग नहीं। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, पार्टिकल्स के कारण जो होते हैं उसके आकाश का रंग पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इसमें पूछा है कुछ फिनोमिना दिया गया है और उसके इफेक्ट की बात की गई है। ऑप्शन 1 कंडक्शन यानी संवहन, ताप चालन जिसे कहते हैं, वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करता है। ऑप्शन 2 संवहन यानी कन्वेक्शन, यह केवल जो क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। ऑप्शन 3 अभिवहन या एडवेक्शन, स्थानीय पवनों की उत्पत्ति। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? आपने देखा होगा एनर्जी ट्रांसफर के जो है 3 तरीके होते हैं, वैसे कॉमन जो है हीट ट्रांसफर के आपने पढ़े होंगे, जो है कंडक्शन होता है, ठीक है, चालन, कन्वेक्शन होता है
संवहन। इसके अलावा एक और होता है एडवेक्शन, ठीक है, यानी कंडक्शन जो होता है वो ठोस में आपको दिखाई देगा, कणों से कणों के संपर्क आने से एनर्जी ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर डायरेक्टेड कनेक्टेड, ठीक है, ठीक है। अब जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड और गैस में पाया जाता है, यानी हीट ट्रांसफर जो है कणों के द्वारा नहीं होता है, लिक्विड और गैस के द्वारा जो है हीट ट्रांसफर होता है, और कंडक्शन में जो है आपको हीट ट्रांसफर डायरेक्ट होता है। लेकिन वहीं एडवेक्शन की बात करें, अपवहन की बात करें, जो हीट ट्रांसफर होगा वो बाई विंड होता है, यानी हवा के द्वारा, और क्या होता है क्षैतिज अवस्था में जो हीट ट्रांसफर होता है हवा के द्वारा, वो क्या कहलाता है, एडवेक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा कंडक्शन, कन्वेक्शन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी दिया गया है, इसको आप यहां से देख लीजिएगा। आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन एक की बात करें तो कन्वेक्शन जो संवहन की बात करें तो इसमें ये ऑप्शन सही है, ठीक है, यानी जो सूर्य से शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, लघु तरंग रूप के रूप में सूर्य तक पृथ्वी पर ऊष्मा प्राप्त होती है, वायुमंडल में क्या होता है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा क्या होता है, स्थल से परावर्तित होता है, यानी ये भी हीट वजह आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, यानी सौर से अगर जो है सन से आपको 100 यूनिट जो है एनर्जी मिल रही है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, तो क्या होता है, जो भी अर्थ एब्जॉर्ब करती है, रात में क्या होता है जब उसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी रात में पृथ्वी से जो है रेडिएशन निकलती है ऊपर की तरफ, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन की रूप में निकलती है, ठीक है, परावर्तित होती है। तो स्थलीय विकिरण वायुमंडल की निचली परतों को क्या करता है, गर्म कर देता है, ठीक है। अगर आसमान में बादल है, आसमान में बादल है, तो आपने देखा हो जब बादल रहती है तो उमस भी ज्यादा रहती है, क्योंकि रात होती है, रात में क्या होता है, दिन भर तो पृथ्वी तपी रहती है, तो तप के जो उष्मा अवशोषित होती है, रात में क्या होती है, उष्मा बाहर निकलती है, तो बादल है क्या होगा, उष्मा जो है टकराकर फिर पृथ्वी पर आएगी, इससे क्या होगा, पृथ्वी की निचली परतें जो गर्म हो जाती है, जो संवहन तापचालन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा जो है तुरंत ऊपर के परत में स्थानांतरित कर देता है, इसलिए वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने के लिए संवहन या तापचालन जिम्मेदार है। तो इसका कारण जो है, प्रभाव, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें, संवहन, कंडक्शन या तापचालन जो है, इसके अलावा कन्वेक्शन, संवहन की बात करें, संवहन ये भी सही है कि ऊर्ध्वाधर जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया ऊर्ध्वाधर जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें, ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, पृथ्वी के सतह के जो संपर्क में आने वाली गर्म हवा धाराओं को जो है के रूप में क्या होता है, वायुमंडल के लंबवत स्थानांतरित हो जाती है। यह प्रक्रिया केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहती है, ठीक है, यह प्रक्रिया क्षोभ मंडल तक होती है, ये इसका स्थानांतरण जो ऊर्ध्वाधर होता है। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 भी सही है। एडवेक्शन की बात करें, मैंने बताया जो है विंड द्वारा उष्मा का हस्तांतरण होता है, ठीक है, हवा क्षैतिज रूप में कारण जो है हस्तांतरण होता है, इस प्रकार जो है 1 2 3 सुमेलित है। तो ये एडवेक्शन, कन्वेक्शन और कंडेंसेशन आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, इसमें पूछा गया है, पृथ्वी के स्थलीय भाग यानी टेरेस्ट्रियल जो होता है रेडिएशन द्वारा जो सूर्य तप को स्थलीय विकिरण कहते हैं, अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसी से क्वेश्चन है। वायुमंडलीय गैसों द्वारा स्थलीय विकिरण के अवशोषण से हरित गैस उत्पन्न होता है, सही उत्तर चूज कीजिए, ठीक है, अभी मैंने बताया। तो ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जो विकिरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं, यानी सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा जितनी एनर्जी मिलती है उसे कहा जाता है इंसोलेशन कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हालांकि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा पृथ्वी को परावर्तित करती है और ऊष्मा या परावर्तन पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है। जो परावर्तित विकिरण को स्थलीय विकिरण कहा जाता है, अभी हमने बताया ना, अगर बादल है उसके द्वारा रिफ्लेक्शन किया जाता है, तो ये ऑप्शन जो है देखेंगे तो ये ऑप्शन गलत है, पृथ्वी के स्थलीय भाग द्वारा प्राप्त सूर्य तप को स्थलीय विकिरण कहा जाता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि परावर्तित विकिरण को जो है, जो रिफ्लेक्शन होता है पृथ्वी से परावर्तित विकिरण से, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है स्थलीय विकिरण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि वायुमंडलीय गैसों द्वारा स्थलीय विकिरणों के अवशोषण से हरित गैस उत्पन्न होता है, जो रात में रिफ्लेक्ट होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, जिसके कारण क्या होता है, हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है।
इस प्रकार आपने देखा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको ना समझ में आ रहा हो तो आपने देखा होगा जगह जगह क्या जो है वो हरे हरे रंग के क्या होते हैं, आपने देखा होगा घर बने रहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। उसमें क्या होता है, दिन में क्या होता है, सन जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या अवशोषित कर देता है। जब रात होती है तो उसमें लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी ग्रीन हाउस गैस जो निकलना चाहती है तो वो जो होते हैं पर्दे जो लगे होते हैं वो रोक लेते हैं, यानी उसको एटमॉस्फेयर मेंटेन किए रहते हैं जो उसको फसल के लिए चाहिए रहता है। तो कुल मिलाकर उसकी यही बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है, यानी ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 में ये देखिए इंसोलेशन यानी सूर्य तप और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी स्थलीय जो विकिरण उसके बारे में दिया गया, डिफिनीशन दिया गया, सोर्स ऑफ रेडिएशन ऑकरेंस ये सब दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए ये हमने हीट बजट की बात कर रहे थे, हीट बजट भी आपको फिगर में देख लिए दे दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एक क्वेश्चन आया था इंसोलेशन यानी सूर्य तप और टेम्परेचर तापमान में क्या अंतर होता है, यानी उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, तो ये भी चार्ट दे दिया गया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, इसमें नहीं तो मेंस में भी कभी कभी पूछ लेता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पृथ्वी के तापमान के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन 1 पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊष्मा का परिमाण उसकी जो एल्बिडो द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी पृथ्वी की अपने संपूर्ण प्राप्त ऊष्मा वायुमंडल से वापस लौटा देती है ताकि उसका तापमान स्थिर बना रहे। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। ऑप्शन डी पृथ्वी के पास एक सकारात्मक शुद्ध विकिरण होता है। तो इसमें एल्बिडो के संबंध में जो है आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन जो है सी सही होगा, सबसे कम उपयुक्त पूछा है, ठीक है। पृथ्वी के तापमान को संबंध में सबसे कम उपयुक्त पूछा है, तो ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। क्योंकि किसी सतह पर परावर्तित ऊष्मा की मात्रा उसकी एल्बिडो द्वारा निर्धारित होती है। एल्बिडो क्या है, एल्बिडो का मतलब होता है जो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है वो पृथ्वी पर आ रहा है, उसकी कितनी मात्रा जो है पृथ्वी द्वारा रिफ्लेक्ट की जा रही है। अब वो चाहे और एक बात, जो एल्बिडो होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है चिकनी सतह से, यानी जितनी चिकनी सतह रहेगी उतनी एल्बिडो यानी प्रकाश का परावर्तन उतना ज्यादा रहेगा। यानी अगर आप ग्लेशियर देखेंगे उस पर जो है प्रकाश का परावर्तन जो है सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। यानी एक बात ध्यान में रखिएगा, जितनी चिकनी सतह उतना एल्बिडो की मात्रा ज्यादा रहेगी, यानी प्रकाश का परावर्तन उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे तो बर्फ की जो एल्बिडो होती है सबसे अधिक होती है। अभी मैंने बताया आइस की एल्बिडो सबसे अधिक होती है, इसलिए यह अधिक ऊष्मा को परिवर्तित कर सकता है। और बर्फ का जो आइस कैप होता है और हिमनद की उपस्थिति पृथ्वी पर जो है एल्बिडो को बढ़ाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 सही है क्योंकि पृथ्वी अपनी संपूर्ण प्राप्त ऊष्मा को किसी न किसी रूप में वायुमंडल से वापस लौटा देती है ताकि उसका तापमान स्थिर बना रहे। आप हीट बजट की बात कर रहा है, ठीक है, हीट बजट की इसमें बात कर रहा है, यानी 100 यूनिट अगर सूर्य द्वारा जो है इसको पृथ्वी पर ऊष्मा मिली तो क्या करता है उसमें पृथ्वी जितना अवशोषित करेगा वो उतना जो है आपको किसी न किसी माध्यम से रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका फिगर मैंने आगे दिया है। इससे क्या होता है, यानी सूर्य द्वारा 100 यूनिट मिला है तो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है 100 यूनिट, तो इसलिए जो है क्या होता है पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन अवस्था में रहती है, इसी की बात कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन सी जो है बहुत कम सुमेलित है, यानी अधिकतम सूर्य तप क्या होता है उष्णकटिबंधीय पर प्राप्त होता है, यानी अधिकतम सूर्य पर कहां प्राप्त होता है, भूमध्य रेखा पर नहीं होगा। अधिकतम सर्वाधिक सूर्य तप कहां प्राप्त होता है, ट्रॉपिकल रीजन में आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर सूर्य की किरण सीधे चमकती है, 23:30 वाली बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये एल्बिडो दिया गया है, इसमें आप देख लीजिएगा, कीप थिंग्स कूल, यानी एल्बिडो का कार्य क्या होता है, पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करता है एल्बिडो, क्योंकि अगर 100 यूनिट एनर्जी पृथ्वी को मिल रही है, अगर उतना एब्जॉर्ब कर ले, वो रिफ्लेक्ट ही ना करे, या अगर कहें तो डायरेक्ट आ रही एब्जॉर्ब कर ले, तो वो क्या होता है पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो एल्बिडो के द्वारा क्या होता है, जैसे ये कुछ होती बादलों के द्वारा जो है रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, बर्फ के द्वारा जो है फ्रेश स्नो के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है, सी आइस यानी समुद्र में जो छोटे छोटे आइस के टुकड़े उनके द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है, ग्रासलैंड द्वारा, हरे घास के मैदान है तो
उसमें क्या उसके द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है। तो इस प्रकार से सैंड द्वारा, ओशियन द्वारा, इनका जो है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन आपको ध्यान रखना है दिमाग में कि एल्बिडो जो होता है कुल प्रकाश जितना परावर्तित हो रहा है उसको निर्धारित करता है। तो सबसे ज्यादा परावर्तन आपको आइस कैप यानी हिमनदों यानी ग्लेशियर से होता है, तो ये ध्यान रखना है, बाकी सब जाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। व्यापारिक हवाएं चीन की जलवायु के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऑप्शन 2, चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी छोर पर गर्म समशीतोष्ण अक्षांश में पाई जाती है। ऑप्शन 3, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के निर्माण का मुख्य कारण अपतटीय व्यापारिक पवने हैं। ठीक है, कौन सा उत्तर सही है, यानी इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, वही आपको टिक लगाना है। अगर इसमें बात करें तो ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी ग्रीष्म काल में संवहनी स्रोतों से या पर्वतीय वर्षा के रूप में जब क्या होता है वर्षा जो होती है दीर्घकालिक न्यूनता के कारण सर्दियों की वर्षा होती है, तो गर्मियों के दौरान क्या होता है क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जो है एंटी साइक्लोन शेल क्या होता है उत्पन्न होता है। इस प्रकार देखेंगे नमी व समुद्री वायु के प्रवाह को प्रभावित करता है। तो ये देखेंगे ये जो है व्यापारिक हवाएं जो है चीन तुल्य के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है, अभी हम आपको दिखाएंगे बकायदा वर्ड जो है क्लाइमेटिक रीजन में। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है, क्योंकि महाद्वीपता जो होती है कॉन्टिनेंटल जो होती है वो क्या होती है वृक्ष छाया प्रदेश प्रभाव के कारण समशीतोष्ण रेगिस्तान वर्षा रहित होते हैं और मध्य अक्षांश मरुस्थल महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं और समुद्र इनके दूर होने के कारण वहां पर वर्षा कम होती है। तो चीन का जो टकला मकान जो मरुस्थल है, चीन और मंगोलिया के गोबी मरुस्थल के एरिजोना, न्यू मैक्सिको, नेवादा, दक्षिण ऊटा, ये सब जो मरुस्थल मध्य अक्षांश के मरुस्थल है, आपको अभी मैप से दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी 1 और 3 ऑप्शन सी सही है। अब देखिए ये कुछ ग्लोबल विंड है, यानी जो वर्ष भर चलती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड यानी पूर्वी पवन, वेस्टर्न विंड यानी पछुआ पवन। ठीक है, अब ये हो गया भूमध्य रेखा, ये सब ट्रॉपिकल जोन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। ये इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो गया दो ट्रॉपिकल जो ट्रेड विंड है यहां पर कन्वर्ज हो रही हैं और ये क्या हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इंट्रा ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ठीक है, बाकी आपको आगे बताते हैं जो बताना है हमको, इसको आप देख लीजिएगा। ये है मेन वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन, यानी 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री से 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देखेंगे तो क्या पाया जाएगा, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाएगा या सॉरी, यानी आपको जो है विषुवत रेखीय जलवायु जो है प्रदेश पाया जाएगा। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में आपको क्या पाया जाएगा, इक्वेटोरियल विषुवत रेखीय जो है वर्षा वन पाया जाएगा। इसमें वर्षा जो वन होते हैं ये 4 स्तरीय पाया जाता है, यानी एक ऊपर एक इस तरह 4 स्तरीय पाया जाता है। इसका कारण है सर्वाइवल ऑफ द फिशेस, जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में आगे रहेगा वो उसकी ऊंचाई बढ़ गई और जो नहीं रहेगा वो जो है उसकी ऊंचाई नीचे रह गई। इसके अलावा इतने घने होते हैं इसका आर्थिक रूप से दोहन करना संभव नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इतने घने होते हैं। ठीक है, इसका आर्थिक रूप से दोहन करना संभव नहीं है। इस प्रकार मानसूनी टाइप क्लाइमेट क्या पाया जाएगा, मानसून फॉरेस्ट पाया जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ और 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में पाया जाएगा और ये महाद्वीप के कहा होंगे पूर्व में होंगे। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम में सेम कहा हॉट डेजर्ट पाया जाएगा। जैसे अगर भारत को यहाँ बीच में रखें, सपोज भारत को अगर बीच में रखें तो पूर्व में क्या पाया जाएगा, मानसूनी फॉरेस्ट पाया जाएगा और भी इधर का रेगिस्तान पाया जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या पाएगा, सवाना और जो है सवाना टाइप ग्रासलैंड पाया जाएगा। तो इस प्रकार जो है उसमें इसी प्रकार आपको हर कॉन्टिनेंट को रख देना है, तो आपका उसका पूर्व पश्चिम पता चल जाएगा, मध्य में जो होगा वही पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसको आप समझ लीजिएगा। इस प्रकार एक और फैक्ट ये है क्योंकि वर्ल्ड में कुछ लोकल विंड चलती है, एक होता है कि साल भर चलती हैं। ठीक है, और एक होता है कुछ लोकल विंड जो है वर्ल्ड में जो है आपको कुछ लोकल विंड पाई जाती है, यानी कुछ हॉट होंगी कुछ जो है कोल्ड होंगी। तो उनको आप देख लीजिएगा किस जगह कौन सी विंड पाई जाती है, क्योंकि ये
पूछा गया है, इस बार ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा जैसे कई क्षेत्रों में जो है इस बार जो है काफी ज्यादा वो है बर्फ, इस विंड के कारण भी जो है इसका प्रभाव रहता है। इसके अलावा विश्व में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, इसका मैप है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसी के साथ रिवीजन हो जाएगा, जिसमें आपको जो है सवाना यानी ट्रॉपिकल और टेम्परेट घास के मैदान पाए जाएंगे, इनको आप देख लीजिएगा कौन सा ट्रॉपिकल है कौन सा टेम्परेट है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में दो कथन है, अब एक है अभिकथन ए और दूसरा कार्य है, ठीक है, यानी एक कथन है दूसरा कार्य है। आप इनको दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके प्रश्नों का उत्तर जो है चयन करना है। अभिकथन दिया गया ये है, भूस्थैतिक पवनें यानी जियोस्ट्रॉफिक विंड की बात किया गया है, वह समताप रेखाओं के लंबवत प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन कार्ड दिया गया है इसका, जियोस्ट्रॉफिक विंड यानी भूस्थैतिक पवनें सैद्धांतिक पवनें हैं जो कोरियालिस बल के और दाब प्रवणता बल के बीच एक सटीक संतुलन परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में बात किया है। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है? ये जियोस्ट्रॉफिक विंड है जो हमने आप ये देखिए मैप में आपको दिखाया है, ठीक है, ये होते जियोस्ट्रॉफिक विंड जो साल भर देखेंगे जो चलती रहती है, व्यापारिक पवन पछुआ पवन, ये होते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। इस पे क्या होता है, जब भी क्या होता है कोई एक्शन होता है उसका रिएक्शन उसके अपोजिट साइड बढ़ लगता है, यानी पीजीएफ, इसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसके कारण क्या होता है, कोरियालिस बल के प्रभाव कारण क्या होता है, अगर हवाएं सीधे चल रही हैं तो क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है देखेंगे तो बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सॉरी दाईं तरफ मुड़ जाएंगी, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो कोरियालिस बल के कारण जो है देखेंगे तो हवाएं जो है बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार ये होता है इसका कोरियालिस बल के कारण ये प्रभाव होता है। यानी इसमें देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 30 में, तो ऑप्शन एक जो है गलत है। जो कथन अभिकथन दिया है, जो भूस्थैतिक पवन होती है यानी जियोस्ट्रॉफिक विंड होता है, अभी मैंने दिखाया उसमें क्या होता है, वह समताप रेखाओं के समानांतर बहती हैं, ठीक है, लंबवत नहीं बहती, ठीक है। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है, समताप रेखाएं दी गई थी, उसके समानांतर क्या बह रही थी जियोस्ट्रॉफिक विंड, इधर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा था और उसके अपोजिट क्या लग रहा था, कोरियालिस बल लग रहा था। तो समताप रेखाएं ये हो गई, ठीक है, समताप रेखाएं वही हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 23.5 डिग्री, और ये हो गया जियोस्ट्रॉफिक विंड यानी जो बह रही हमारे ट्रेड विंड जो साल भर बहती हैं, उनके अपोजिट जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरियालिस बल का हवाओं का रिफ्लेक्शन होता है। और तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक जो अभिकथन ए गलत है और कारण जो है कारण सही है, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी ए फॉल्स बट आर ट्रू, इसमें ऑप्शन डी नहीं दिया गया है, आप इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में देखा एंटी साइक्लोन के बारे में दिया गया है। एंटी साइक्लोन में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन एक, एनसीआर क्षेत्र में जो एंटी साइक्लोन की परिस्थितियां शीत ऋतु में प्रदूषण को कम करने में मदद करती हैं। ऑप्शन 2 दिया गया है भूमध्य सागरीय पेटी के आसपास ये सामान्य घटनाएं होती हैं। ऑप्शन 3, बादल रहित मौसम एंटी साइक्लोन परिस्थितियों की विशेषताओं में से एक है, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन के बारे में दिया गया है। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में प्रति चक्रवाती यानी एंटी साइक्लोन परिस्थितियां शीत ऋतु में प्रदूषण को बढ़ाने में मदद करती है, यानी एंटी साइक्लोन बढ़ा। एंटी साइक्लोन क्या होता है, सतह पर हाई प्रेशर, ऊपर जो है लो प्रेशर। अब इस टाइम जब प्रदूषण रहेगा, ठीक है, सतह पर हाई प्रेशर बना हुआ है, तो क्या होगा, हवाओं में क्या होगा, प्रदूषण जो है बढ़ जाएगा। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ठीक है, तो हवाएं हाई प्रेशर लो प्रेशर वायुमंडल में जो है प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो सर्दियों में शांत और ठंडे मौसम कारण हवा जो है भू स्तर करीब ही फंस जाती है, ठीक है, तो फंस जाती है, तो जिससे उस क्षेत्र में पहले से मौजूद प्रदूषक उसमें मिल जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक जो है गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी आसपास होने वाली सामान्य घटनाएं हैं जो एंटी साइक्लोन वाली कंडीशन है। ऊपर
के मध्य में ऊपरी हवा मिल जाती है, फिर भू स्तर के पास अलग हो जाती है। इस प्रकार एंटी साइक्लोन का पैटर्न बनता है। अभी हम आपको इसको फिगर से दिखाएंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही है, जिस प्रकार ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियों गलत है। ठीक है, यानी 1 और 2 गलत है। अब हम आपको एंटी साइक्लोन पहले दिखा देते हैं। एंटी साइक्लोन क्या होता है? एंटी साइक्लोन जो होता है, मैंने उसमें उल्टा बता दिया था, सॉरी, मैंने ऊपर बताया था। तो ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर, नीचे लो प्रेशर। तो क्या होता है, जब हवाएं सर्दियों के मौसम में क्या होता है, हवाएं नीचे बैठती हैं, यानी एंटी साइक्लोन की कंडीशन होती है। तो क्या होता है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं। तो इस तरह जो है वायुमंडल की निचली परत में जो है जो भी प्रदूषण रहेगा उससे मिल जाती है। ठीक है, हवाओं का डाइवर्जन होता है। और उसके अलावा देखेंगे, जब साइक्लोनिक कंडीशन होती है इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। क्या हो, सतह पर लो प्रेशर होगा, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। ऊपर जैसे जैसे उठेंगी गर्म हवाएं धीरे धीरे क्या होंगी, ठंडी होती चली जाएंगी। तो ठंडी होती चली जाएंगी, क्या होगा, साइक्लोनिक कंडीशन बनेगा। और उसकी और विशेषता है, उसको हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको कॉमन विशेषता ये है कि एंटी साइक्लोन कंडीशन में क्या होगा, शांत क्षेत्र होगा और ऊपर हाई प्रेशर और सतह पर क्या होगा, जो है लो प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर जो है और सतह पर जो है हाई प्रेशर बना होगा। ठीक है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा साइक्लोन का। साइक्लोन में क्या होता है, नीचे जो है लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा मतलब क्या होंगे, हवाएं ऊपर उठेंगे, हवाएं जैसे गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, क्या होगी, ठंडी होगी। ठीक है, अब जब इधर क्या होता है, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, ऊपर जो होता है, नीचे हाई प्रेशर होता है, ऊपर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, यानी हवाएं ऊपर से नीचे जाती हैं। तो इस प्रकार ये साइक्लोन एंटी साइक्लोन कंडीशन है। इसके अलावा साइक्लोन की एक कंडीशन कभी कभी पूछ लेता है, आई वॉल्स, जो साइक्लोन बनता है उसमें आई वॉल्स जो होता है, यानी आई जो होती है साइक्लोन की, वो एक शांत क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखना है। यानी उसमें कोई बारिश वगैरह नहीं होती है, तो वो एक शांत क्षेत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ वर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, जिसको अलग अलग लोकल नामों से बुलाते हैं। हरिकेन यूएसए में कहते हैं। ठीक है, आपको जो है यहां मिल जाएगा कैरिबियन सी में। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपको मिल जाएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन में आते हैं। टाइफून कहाँ कहा, टाइफून जापान में कहा जाता है। ठीक है, विली विलीज आप देखेंगे तो विली विलीज शायद ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, शायद नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ही कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, पछुआ हवाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर घटती वर्षा पछुआ पवनों की विशेषता है। ऑप्शन 2 की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली पाई जाती हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, भूमध्य सागरीय जलवायु पछुआ हवाओं के उत्तर दक्षिण परिसंचरण का परिणाम है। इसमें कौन सा गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है इसमें गलत है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर घटती वर्षा जो होती है वो पछुआ पवनों की विशेषता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, उस दौरान घटती वर्षा पछुओं की हवाओं की विशेषता है। पछुआ पवनें कहां चलती हैं, हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। ठीक है, तभी तो इसे पछुआ पवन कहा जाता है। अब पूर्वी पवन पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि अगर समुद्र के विशाल विस्तार देखें तो आपको दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज्यादा पाएगा। स्थल में क्या स्थलीय विस्तार जो है आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाएगा, और साउथ में समुद्री विस्तार पाएगा नहीं, स्थल कम पाया जाएगा। तो जहां स्थल कम है वहां पर हवाएं ज्यादा तेज चलती हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली में चलती हैं। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों का वर्णन करने के लिए आमतौर पर क्या गरजता, चालसा, प्रचंडा, पचासा, चीखता, साठा और जैसे जो है नामों से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो सही है, क्योंकि अगर बात करें जब शीत ऋतु में पछुआ पवनें भूमध्य सागर की ओर बढ़ती, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं, तो भूमध्य सागरीय भूमि को उसकी अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। गर्मियों में क्या होती है,
गर्मियों में सूर्य किरणें कर्क रेखा पर होती हैं, तो पछुआ पवनों की किरणें कर्क रेखा पर जो है देखेंगे तो जो पट्टी होती है ध्रुव की ओर थोड़ी मुड़ी होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्षा वाली हवाएं भूमध्य सागर से टकराने की संभावना नहीं होती, और सर्दियों में पछुआ हवाएं जब भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं तब क्या होता है, भूमध्य सागरी भूमि अपनी अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार ऑप्शन 3 सही है। इसमें कौन सा गलत है, 1 और 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। ये ग्लोबल विंड है, पछुआ पवन है, क्या है, वेस्टर्लीज, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ईस्टर्लीज जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। इसको आप देख लीजिएगा। हेडली सेल फेरल सेल कैसे बनता है इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, टेस्ट लंबा होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, हिंद महासागर के बारे में पूछा है, हिंद महासागर के द्विध्रुव के बारे में पूछा है, यानी डाइपोल के, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पूछा। इसके पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो इसमें जो है उत्पादन के मामले में भारतीय कृषि पर एलनीनो और नकारात्मक जो इंडियन ओशन डाइपोल वर्ष भर समान प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 2 की बात करें, सकारात्मक, इंडियन ओशन डाइपोल के परिणाम स्वरूप अरब सागर में सामान्य से अधिक चक्रवात आते हैं। कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन डी सही है, 1 और 2 दोनों। यानी अगर बात करें एक और नकारात्मक जो इंडियन ओशन डाइपोल होता है वो चरम सूखे के उत्प्रेरण के लिए एल नीनो के साथ मिलकर काम करता है। उत्पादन के मामले में भारतीय कृषि पर एल नीनो और नकारात्मक जो आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल वर्ष पर समान प्रभाव पड़ता है। दोनों घटनाओं में वर्षा कम हो जाती है जो कृषि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और उस वर्ष वर्षा उत्पादकता को घटाती है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, इस समय के दौरान भूमध्य रेखा के आसपास पछुआ हवाएं तीव्र हो जाती हैं जिससे गर्म पानी अफ्रीका की ओर पलायन करता है और हवाओं के परिवहन के कारण गहरे समुद्र से ठंडा पानी पूर्व की सतह पर बढ़ता है। यानी अपवेलिंग और डाउनवेलिंग की बात कर रहा है। तो जब देखेंगे कि जब समुद्र का गर्म पानी रहता है तो उसमें हवाओं के द्वारा क्या कहता है, तो सपोज ये ओशियन है, ठीक है, उसमें क्या हवाओं के द्वारा हवा में परिवर्तन, क्या समुद्र का गहरा ठंडा पानी पूर्व की ओर, ठीक है, और सतह पर बढ़ने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य से अधिक ठंडा पानी पश्चिम के सामान्य से अधिक गर्म पानी के साथ जो है उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के आसपास तापमान में अंतर का कारण होता है। यानी अगर ठंडा पानी हटाएगा तो उधर से जो गर्म पानी ये तो आके यहाँ बैठेगा ही ना। तो इस प्रकार देखेंगे दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ये इंडियन ओशन डाइपोल एल नीनो के बारे में इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं तो इसके में चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक वर्ड में बताएं एल नीनो क्या होता है, एल नीनो यही है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर या दक्षिणी प्रशांत महासागर में नॉर्थ साउथ अमेरिका के तट पर ये जो है इसमें सामान्य से अधिक गर्म होना जो है एल नीनो है। ठीक है। ये इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का पीडीएफ हमने ऑलरेडी जो है एल नीनो, ला नीनो, उसके इफेक्ट क्या है, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अलग से पीडीएफ अभी अपलोड कर दिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन और आंधी तूफान यानी थंडर स्टॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, भूमि के तीव्र तापन के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात अवतरित झंझा का निर्माण होता है। ऑप्शन 2, शांति पेटी में उष्णकटिबंधीय झंझा अधिक होती है। ऑप्शन 3, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आंधी तूफान यानी थंडर स्टॉर्म की तुलना में हवा का जो अद्यतन अधिक शक्तिशाली होता है। कौन सा उत्तर सही है इसमें जो है, कौन सा ऑप्शन आपको सही है ये आपको बताएंगे। तो इसमें जो देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा है, समुद्र के केवल गर्म पानी से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें भूमि के तापमान का कोई मतलब नहीं है। ये समुद्र का जो है जब गर्म पानी होता है उससे उत्पन्न होता है। वे हवाओं को अनिश्चित तौर पर पैटर्न होते हैं जिनमें एक निम्न दाब यानी लो प्रेशर वाला केंद्र होता है और हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बहने लगती हैं। इस प्रकार देखेंगे साइक्लोन का जो है निर्माण होता है। हवाएं जो है जैसे जैसे हवाएं बाहर की तरफ जाएंगी तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएंगी, ये साइक्लोन कंडीशन है। इसके अलावा जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, यानी हवाएं सिकुड़ रही हैं तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये जो है देखेंगे जब हवाएं अंदर आ रही हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं तो ये हो जाएगी एंटी साइक्लोन कंडीशन। जब हवाएं बाहर जा रही हैं तो ये हो जाएगा साइक्लोन कंडीशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 2 जो है सही है। ठीक है, यानी शांत पेटी में उष्णकटिबंधीय झंझा अधिक होती है क्योंकि हवा में बड़ी मात्रा में नमी, उच्च तापमान और हवाओं के अपसरण से
उनकी उत्पत्ति और विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 गलत है। जो तड़ित झंझा होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, चक्रवात से अलग होता है। जहां चक्रवात आकार लगभग गोलाकार होता है, जिसमें हवाएं बाहर क्या होता है, बाहर से क्या होती है, केंद्र की ओर चलती हैं, जबकि तड़ित झंझा हवाएं तेज से ऊपर की ओर जो है उठती हैं। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो है इसमें जो है 34 में बी सही होगा। ठीक है, सही उत्तर जो है बी है, यानी 2। एक बार और आपको साइक्लोन एंटी साइक्लोन समझा देते हैं। जब जो है क्या होता है, चक्रवात होता है, चक्रवात लगभग क्या आकार, गोलाकार होता है, जिसमें हवाएं क्या होती है, जैसे ये केंद्र है, लो प्रेशर का केंद्र है। एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, हवाएं हमेशा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जब साइक्लोन की कंडीशन होती है तो सतह पर जो है देखेंगे तो उसमें जो है जो होगा एंटी साइक्लोन का कंडीशन, उसमें लो प्रेशर बना रहेगा। तो लो प्रेशर से आप देखेंगे हवाएं जो होंगी, आप हाई प्रेशर से हमेशा क्या होंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, तो केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, और इसका उल्टा जो है एंटी साइक्लोन में हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ आपको हवाएं चलेंगे ही। तो इस प्रकार जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चले, यानी केंद्र से बाहर से केंद्र की तरफ जो है साइक्लोनिक कंडीशन चलती है। वहीं तड़ित झंझा क्या होती है, तड़ित झंझा के समय क्या होती है, हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, कुछ ये है साइक्लोन की कंडीशन, हवाएं क्या हो रही हैं, केंद्र की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो ये है ट्रॉपिकल स्टॉर्म कैसे फॉर्म होते हैं उसका दिया गया है। ठीक है, कैसे बनते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको उससे न समझ में आ रहा हो तो आप फिगर से समझ लीजिएगा, या मेरे समझाने में कोई गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको किताबों पर तो ऐसे मिलेगा 3D डायग्राम में, लेकिन आपको बनाना तो ऐसे ही है ना। फिर साइक्लोन के संदर्भ में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, दुनिया भर के 50% से अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल खाड़ी और अरब सागर बनते हैं। ऑप्शन 2, तापमान अधिक विषमता के कारण शीतोष्ण चक्रवात केवल शीत ऋतु में बनते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें पूछा है 35 में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा। यानी दुनिया भर के जो है 20% जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं। ऑप्शन 2 गलत इसलिए है क्योंकि मौसम के दौरान सभी समशीतोष्ण चक्रवात उत्तर की ओर बढ़ते हैं। केवल कुछ ही ऐसे समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं जो उपोष्णकटिबंधीय और उष्ण समशीतोष्ण क्षेत्रों से गुजरते हैं। अतः सर्दियों, शरद ऋतु, अंत में शुरुआती वसंत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवात सबसे आम घटना है। इस प्रकार केवल शीत ऋतु में नहीं और ऋतुओं में पाई। इस प्रकार ऑप्शन 2 भी गलत है, इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसमें गलत पूछा है इसलिए मैंने कहा ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन डी सही है। अब इसमें जो है महासागरी ट्रेंच दिया गया, ओशन ट्रेंच दिया गया और उसके रीजन दिए गए हैं। मैरियाना ट्रेंच, इसमें मिलान किएगा अटलांटिक से। इसके अलावा प्यूर्टो रिको ट्रेंच पैसिफिक से। यूरेशिया बेसिन जो है इंडियन से। जावा ट्रेंच जो है आर्कटिक ओशियन से। इसमें कौन सा सही सुमेलित है, सुमेलित आपको बताना है। तो देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही, यानी कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये कुछ ट्रेंच के नाम दिए, जैसे मरियाना ट्रेंच जो है दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुर्ली ट्रेंच। ठीक है, अब इधर आएंगे तो मिड अटलांटिक ट्रेंच। इसमें कुछ ट्रेंच के नाम दिए गए हैं जो आपको जो है देख लेने हैं। अब इसमें बात करें तो इसमें जो है तीनों सही नहीं है। ठीक है, यानी नन ऑफ द। ठीक है, अब इसमें बात करें मरियाना ट्रेंच जो था पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, इसके अलावा मरियाना ट्रेंच को क्या कहा जाता है, चैलेंजर डीप भी कहा जाता है, जिसकी गहराई लगभग 11,033 किलोमीटर है। ये मीटर में होगा। ठीक है, और जबकि प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जावा ट्रेंच कहाँ है, जावा ट्रेंच जो है ये इंडियन ओशन में है। यूरेशियन ट्रेंच कहाँ है,
ये आपको मिल जाएगा आर्कटिक में। इस प्रकार वर्ड के कुछ टेंसेज है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, एंडेसाइट शब्द जो है का संबंध किससे है? तो एंडेसाइट शब्द आपने देखा होगा, एंडेसाइट शब्द, एंडेसाइट होता क्या है? एंडेसाइट ये है, यानी ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये एंडेसाइट है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक लाइन जो देख रहे हैं वो एंडेसाइट उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे एंडेसाइट का संबंध कहाँ है? महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय शेल्फ का जो रेतीला किनारा के बीच की सीमा होती है उसे क्या कहते हैं? एंडेसाइट जो है कहते हैं, यानी प्लेट टेक्टोनिक की सीमा की बात कर रहा है, ठीक है। अब ओशियन की बात कर लेते हैं, जो आपको प्लेट की सीमा की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कॉन्टिनेंटल स्लोप कहाँ होता है, उसकी ढाल ध्यान रखना है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज आता है, उसके बाद एबेसल प्लेन आता है, फिर देखेंगे सबसे गहरी सतह, फिर सी माउंट। इसके पहले लेक्चर में मैंने इसको 3D डायग्राम में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। वहां से आपको जो है, क्योंकि कुछ आपको लैंडफॉर्म पूछे जाते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, महासागरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक है, महासागरों में अटलांटिक महासागर पृथ्वी की अधिकतम सतह और हिंद महासागर सबसे कम सतह वाले क्षेत्र को कवर करता है। ऑप्शन 2 की बात करें, प्रशांत महासागर सबसे अधिक औसत गहराई है, जिसके बाद हिंद महासागर है। ऑप्शन 3 की बात करें, समुद्री जल में पाए जाने वाले नमक की कुल मात्रा, यानी सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है। कब अवरोही क्रम सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट है। ऑप्शन 4, महासागरी सतह पर महाद्वीपीय सतह की तुलना में भारी और सघन है, ठीक है। महासागरी और महाद्वीपीय कंपेयर पूछ रहा है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग समुद्रों से आच्छादित है, जिसमें प्रशांत महासागर में देखेंगे तो 35.4% भाग है। प्रशांत महासागर कितना है? प्रशांत महासागर का है 35 जो है 4%। अटलांटिक महासागर का 18.4% है। हिंद महासागर का 14.5% है, ठीक है। आर्कटिक का 3% है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे अधिक गहराई वाला है, जिसके बाद हिंद महासागर है। यानी प्रशांत महासागर की जो है औसत गहराई सबसे अधिक है, लगभग 4.3 किलोमीटर है। इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, ये क्रम सही है और वही क्रम घटते हुए क्रम में है, ठीक है। यानी सोडियम क्लोराइड लगभग 77.8% पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट जो देखेंगे वो 10% है, 4% कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट फिर देखेंगे 3.6%। इस प्रकार जो है और घटते क्रम में सही है। 4 भी सही है, ठीक है। यानी महासागरी सतह महाद्वीपीय की तुलना में भारी होती है, यानी डेंसिटी अगर देखेंगे ओशन की डेंसिटी जो होती है वो कॉन्टिनेंट की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इस भारी होती है, ठीक है। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट मोटे तौर पर ग्रेनाइट से बनी होती है। लगभग इसकी डेंसिटी महाद्वीप की कितनी होती है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, जो समुद्री क्रस्ट की तुलना में हल्की होती है। और अगर वहीं ओशनिक क्रस्ट की बात करें वो बसाल्टिक रॉक से बनी होती है, तो उसका घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, और इससे 2.9 से 3 तक हो सकता है। इस प्रकार जो कर देखेंगे महासागरी जो है डेंस ज़्यादा होता है। तो इसमें कौन सा सही है? 38 में कौन सही है? 38 में ऑप्शन सी सही है, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, थर्मोहेलेन सर्कुलेशन की बात कर रहा है। समुद्र के जल का घनत्व में अंतर से प्रेरित धाराओं को जो उप सतह धाराओं के रूप में जाना जाता है। महासागर के नीचे का हिस्सा थर्मोहेलेन सर्कुलेशन के बहुत प्रभावित करता है। ऑप्शन 3 यह पैसिफिक वाहक पट्टी का प्रतंत्र है। ऑप्शन 4 गल्फ स्ट्रीम यानी गल्फ खाड़ी की धारा विद्युत धारा थर्मोहेलाइन पर संचरण का एक उदाहरण है। इसमें कौन सा सही है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन 2 भी सही है, महासागर नीचे थर्मोहेलाइन पर संचरण बहुत प्रभावित होता है। ऑप्शन 4 की बात करें, 3 की बात करें तो 3 भी सही है, ठीक है। 4 जो है 4 भी सही है, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 2 3 4 सही है। अब आपको दिखाते हैं थर्मोहेलाइन जो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है।
यानी क्या है सर्कुलेशन, क्या है यानी वार्म जो करंट है उसको इधर ले जाना, फिर कोल्ड करंट को इधर ले, ये पूरा क्या होता है वैश्विक स्तर पर होता है, इसे ही थर्मोइलेक्ट्रिक सर्कुलेशन कहते हैं। यानी समुद्र की ऊपरी 100 मीटर की सतह पर समुद्र की धाराएं चलती हैं जो महत्वपूर्ण सागर जो सतह से लगभग 400 मीटर बहती हैं, वे उप सतह धाराएं कहलाती हैं। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे तो ये ही है थर्मोइलाइन जो है सर्कुलेशन। तो ये कुछ एक तो हो गया जो वैश्विक स्तर पर प्रभावित कर थर्मोइलाइन सर्कुलेशन, एक होता है लोकल करंट की बात, धारा की बात, कौन सी गर्म जलधारा है कौन सी ठंडी जलधारा है, ये भी आपको इसमें इससे ध्यान रखना है इमेज से। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, इसमें निम्नलिखित में किस घटना को महासागरीय धाराओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ऑप्शन 1 भारी हिमपात को प्रेरित करना, ऑप्शन 2 वर्षा को हतोत्साहित करना, ऑप्शन 3 समुद्री जीवों को प्रजनन में मदद करना, ऑप्शन 4 नेविगेशन में बाधा, ऑप्शन 5 ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। तो ओशियन करंट के कारण क्या प्रभाव हो सकता है इसकी बात कर रहा है, तो ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि जब महासागरीय धारा दुनिया भर में जल का संचरण करती हैं तो उनका महासागर और वायुमंडल के बीच उष्मा का ट्रांसफर होता है, जो ऊर्जा और नमी के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो दुनिया के मौसम में नियंत्रित करती है। सर्दियों के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में भारी हिमपात के लिए जो देखेंगे, जैसे कुरील हो गया, कुरील करंट फॉकलैंड हो गया, ये शीत जलधाराएं जो होती हैं ये प्रभावित होती हैं, कुरली की बात कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक बहाव जो कुरेशियो गर्म जलधारा होती हैं यूरोप के पश्चिमी तटों, जापान के पूर्वी तटों पर वर्षा लाती हैं। इसके अलावा जो समुद्री जीवों प्रजनन में इसमें भी जो है सहायक होता है, क्योंकि महासागरीय धाराएं विश्व के समुद्री जीवों और समुद्री वन्य जीव वितरण और प्रजनन वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, समुद्री जो जलधाराएं हैं वो पोषक तत्व तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, इससे प्रजनन में सहायता मिलती है। चौथा नेविगेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए जापान के पास और न्यू फाउंडलैंड के पास गर्म कुरेशियो ठंडे ओशियो जलधारा का अवसरण के कारण खाड़ी जो धारा और ठंडी लेब्राडोर धारा जो महासागरीय धारा भी कहा जाता है उनकी गति को प्रभावित करती है, क्योंकि समुद्र धाराओं का ज्ञान समय और ईंधन की खपत को अनुकूलित करने के लिए समुद्री धाराओं के मार्ग को आधार की गति संशोधित करने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार 4 भी सही है। और करंट से टाइडल एनर्जी जैसी जो है रिन्यूएबल एनर्जी भी टरबाइन के द्वारा परिवर्तित की जाती है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसमें पांचों सही है। तो दोस्तों आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। आप लेक्चर को ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।